तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमें आज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है, जो कि आगे वाला मॉडल है बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बाद का। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हम टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, और उसकी थोड़ी बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता क्या है। तो जैसे कि इसमें अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग बताऊं तो शुरुआत की गई है ऐसे कि जैसे हमारी जितनी बड़ी बॉडीज यानी लार्जर बॉडीज, तो उसका एक वेल डिफाइंड पाथ या ट्रेजेक्टरी डिफाइन है। और वो डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन करके हम वो पाथ या ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब है कि मैक्रोस्कोपिक बॉडीज को की पोजीशन और वेलोसिटी हम एक साथ एक ही जगह पर साइमल्टेनियसली बता सकते हैं, लेकिन ऐसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के केस में नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जो इस चैप्टर के अंदर सबसे मेन तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यही लिया गया है, जो कि इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की का मोमेंटम हम एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो इसको मैथमेटिकली कैसे बताया गया, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, कि अगर हमने पोजीशन पता कर ली तो उसका मोमेंटम पता करना डिटरमाइन नहीं होगा, और अगर हमने इसका मोमेंटम डिटरमाइन है तो यानी उसी टाइम पर पोजीशन वो होगी सही नहीं होगी, यानी डिटरमाइन नहीं होगी। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो बताया गया वो ऐसे बताया गया कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी डिटरमाइन करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब इस फॉर्मूले से हम जो दो चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, वो जो मैंने आपको बात बताई कि कैसे जो है साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब कि उसमें एरर कितना है। ठीक है, जैसे मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है, फर्स्ट केस लेके चल रहे, डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल, यानी कि उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम है, यानी कि एक सर्टेन वैल्यू है, हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू है डेल्टा एक्स की, यानी एक्स की पोजीशन की एक सर्टेन वैल्यू है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी अगर कम है तो यानी कि उसकी सर्टेन वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो उस टाइम पे डेल्टा पी जो होगा उसकी वैल्यू लार्जर होगी। क्यों लार्जर होगी? क्योंकि दो फैक्टर, अगर ए मल्टीप्लाई बी है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये बात आप नोटिस करो, इस बात के अकॉर्डिंग अगर डेल्टा एक्स स्मॉल होगा तो जो अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम के अंदर वो लार्जर होगी, यानी कि इसकी वैल्यू एकदम अनसर्टेन आएगी, बिल्कुल अनसर्टेन। तो यानी कि अगर जब हमने पोजीशन डिटरमाइन की, पोजीशन की एक सर्टेन वैल्यू ली, तो इसकी वैल्यू हाईली अनसर्टेन आ रही है। ठीक है, वैसे ही सेकंड केस के अंदर अगर डेल्टा पी स्मॉल होगा, यानी इसकी अगर सर्टेन वैल्यू है हमारे पास, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अनसर्टेन होगी, लार्जली अनसर्टेन वैल्यू होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम जो है पोजीशन और मोमेंटम एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट, ये पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का, एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों का जो यानी मिनिमम इसके अंदर अगर हम h/4 पाई क्या कहा गया है कि जैसे कि, तो इन दोनों को प्रोडक्ट h/4 पाई से या तो इक्वल होगा या ग्रेटर ही होगा। ठीक है, अगर यानी कि इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें कि मिनिमम अनसर्टेनिटी की वैल्यू इन दोनों को प्रोडक्ट वो h/4 पाई होगा, यानी मिनिमम अनसर्टेनिटी, ये है मिनिमम अनसर्टेनिटी की वैल्यू, कि भाई एक तो वैल्यू होगी कि कहाँ तक अनसर्टेन है, वैल्यू हमारे पास कहाँ तक अनसर्टेन आ रही है इन दोनों की, तो ये वैल्यू है वो अनसर्टेनिटी। तो ये हमने पता कर लिया। अब ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो हमें पता लगा कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक के ऊपर होता है। माइक्रोस्कोपिक यानी हम ह्यूमन बॉडीज, लार्जर बॉडीज, और माइक्रोस्कोपिक बॉडी यानी इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चलकर इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि मतलब इसी प्रिंसिपल से, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हम ये भी बता सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रॉन कांट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। तो वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा हम बता देंगे इसको कि देखो, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होती है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस है उसकी रेडियस जो है, एटॉमिक न्यूक्लियस की रेडियस वो है हमारे पास 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट एग्जिस्ट करना है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी जो होगी उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, क्योंकि एक्स है पोजीशन है, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, अगर हम पोजीशन की बात करें तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस, अगर न्यूक्लियस के केस में देखो तो यहाँ वो रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो पोजीशन यहाँ पे कैसे हम ये वैल्यू कैसे ही, क्योंकि पोजीशन का मतलब एक तरह से डिस्टेंस ही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी। देखो, जब हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तब हम डायरेक्टली बात करते हैं वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी की। ठीक है, क्योंकि मास तो सर्टेन है, मास की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है डिटरमाइंड है, लेकिन उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी अगर हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू जो इन्होंने कैलकुलेट की है, मास हमने लिया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, डेल्टा एक्स हो गया 10⁻⁻15 मीटर।
तो डेल्टा वी यहाँ से फॉर्मूले से आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट पाई की वैल्यू रखी 5.77 इंटू 10 मीटर सेकंड इनवर्स, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे क्योंकि ये हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू आई है। अब ये वैल्यू तो 3 इंटू 10⁸ यानी कि जो लाइट की स्पीड है उससे भी ज़्यादा आ गई, तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब ये तो होगी अनसर्टिनिटी की बात जो मैंने आपको बताई। इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब हमारे पास बोर्स का क्वांटम तो मॉडल आ गया था, सॉरी बोर्स का एटॉमिक मॉडल तो आ गया था, तो ज़रूरत क्या पड़ी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की? तो हमने पिछली वीडियो में लिमिटेशंस पर देखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बोर्स ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी कंसीडर नहीं किया, ओनली पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया। और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी, जो हमने अभी हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, उसमें भी कहा कि या तो पोजीशन डिफाइन होगी, ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, या तो पोजीशन डिफाइन होगी, अगर पोजीशन डिफाइन होगी तो उसके साथ साइमल्टेनियसली मोमेंटम नहीं बता सकते, और अगर मोमेंटम बता दिया तो पोजीशन नहीं बता सकते। लेकिन बोर्स ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते एक फिक्स्ड पाथ पे, जिसको हमने ऑर्बिट बोला था। फिक्स्ड पाथ का मतलब क्या हुआ कि फिक्स हो गया, आर तो फिक्स हो गया, यानी कि अगर हम आर को फिक्स रखते जाए, यानी पोजीशन तो फिक्स ही कर दी, ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम निकाल लें, तो पहले हमने मोमेंटम निकाल लिया, मोमेंटम की वैल्यू भी आ गई, लेकिन आर की वैल्यू तो उन्होंने फिक्स ऑलरेडी बताई दी, तो यानी कि इन्होंने तो मतलब बोर्स ने तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली बता दिया, जिसको जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कैसे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि ऑर्बिट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होगी। अब फिर जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स जिन्होंने बनाया, यानी कि वर्नर हिंसबर्ग और इरविन श्रोडिंगर, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ से शुरुआत की, और उन्होंने बताया कि कोई एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो कि इन दोनों, यानी एक तो इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को भी जो है एक रेफर मिले, यानी इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को, और साथ साथ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेस पे ही हम जो है एक ऐसा मॉडल बताते हैं जो कि एटम को डिफाइन करता है। यहाँ से स्टार्ट हुई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की कहानी। तो इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता ही नहीं है, यानी उन्होंने बोर्स की बात को सीधा सीधा गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक रीजन, एक स्पेस में, यानी एक फिक्स स्पेस है, 3D स्पेस है। देखो बोर्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन था वो एक तरह से वन डायमेंशनल था, ठीक है, लेकिन बोर्स अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर कहा गया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एक रीजन के अंदर जो है रिवॉल्व करता है, यानी रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। और ऑर्बिटल की कहानी मतलब ऑर्बिटल के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हम बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बता सकते हैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। कहा कि बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जो कि हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट कैसे है। तो करली स्क्वायर, तो हमने करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जाई अपॉन करली जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0 इंटू जाई, यहाँ जाई भी है मल्टीप्लाई में। तो ये दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं हैमिल्टन ऑपरेटर, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा। और अब इसकी हमें डेरिवेशन देखनी। सबसे पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे एक तो टर्म है, जैसे कि ये साइक है, ये हमारे पास आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है, ये वो टर्म है, इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल, आप कह सकते हो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। और एक होता है जाई स्क्वायर, ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और साई हमें बताता है इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन, इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, और ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये दोनों हमने देख लिए। और ई यहाँ पे क्या है, एनर्जी, ठीक है। ई यहाँ पे बेसिकली हमें एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो ये टोटल एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ई हमें बेसिकली बताता है क्या, ई देख लो, वी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ई है यहाँ टोटल एनर्जी जो बुक में, लेकिन ई हमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है, ठीक है। तो अब इसको हमने, वैसे इसका हमें प्रूफ देखना है, तो वो प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। और इस साई एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं इसका प्रूफ करते हुए आपको बताऊंगा कि इसको वेव फंक्शन एक्चुअल में बोलते क्यों हैं। तो अब हम इसको एक, इस वाली टर्म को जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसको एक तरह से और लिखा हुआ है, जो ये ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, यानी टेल ऑपरेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये है इसको हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पे इसका मतलब लैप्लासियन ऑपरेटर को जो अगर हमें लिखना हो कोई भी फंक्शन, जैसे यहाँ पे तो जाई फंक्शन ले रखा है, अगर हम ए फंक्शन ले लें इसकी जगह,
ए फंक्शन ले लें, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं आएगा, इस फिर उसका मतलब बदल जाता है, तो हम इसको फिर यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहिए तो हम लैप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वैसे इसको लैप्लासियन ऑपरेटर का यूज़ करके हमने ऐसे भी लिख दिया। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन या प्रूफ ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो देखो शुरुआत होती है इसकी xi इज इक्वल्स टू a sin 2πx अपॉन लैम्डा। अब इस प्रूफ को, अगर इस इक्वेशन को लेके हमें प्रूफ करना है, अब ये इक्वेशन हमने ली क्यों? क्योंकि हम जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर किया गया है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह रिवॉल्व करेगा एक एटम के अंदर। तो अगर वेव की तरह जो है रिवॉल्व करेगा तो उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो वो उस, जैसे हम पढ़ते हुए हैं, किसी वेव को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, जनरल इक्वेशन किसी भी वेव मोशन की ऐसी दी जाती है साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो साई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? साई यहाँ है एक वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मेड बाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो साई यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मेड बाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है कंसिडर किया, इसीलिए जाई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, वेव का फंक्शन, ठीक है। और लैम्डा यहाँ वेवलेंथ होगी, ठीक है। जाई मैंने बता दिया एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि यहाँ दिया हुआ है, एक्स की टर्म में ले रहे हैं ना। अब इसको आगे प्रूव करते हैं। इसका हमने जैसे कि यहाँ पे देखो डबल डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है जाई का, तो हम इसका एक बार सिंगल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखो साफ साफ लिखते हैं, यहाँ हमारे पास ये फंक्शन है ए साइन, हमारे पास ये इक्वेशन है ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आ जाएगा डी साई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। तो इस ए तो एज इट इज़ साइन का कोस, ठीक है, 2πx अपॉन लैम्डा। और अब इस एंगल का भी होगा, जो साइन का एंगल होता है वो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2π अपॉन लैम्डा। अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, क्योंकि हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखा था कि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं एक बार। कोस का हो जाएगा माइनस का साइन और 2πx अपॉन लैम्डा, और फिर से डिफ्रेंशिएशन, तो डी स्क्वायर 5 अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 4, 2 टू ज़ा 4, पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू है हमारे पास। अब देखो ए साइन 2πx अपॉन लैम्डा हमारे पास क्या था फर्स्ट इक्वेशन से? साई। तो हमारे पास आ गया माइनस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर जाई। अब डी ब्रोय, अब हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे डी ब्रोय रिलेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है और एच अपॉन एम वी, ठीक है। तो ऐसे हमने लैम्डा की वैल्यू लेनी है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 पाई स्क्वायर जाई, और देखो यहाँ एच स्क्वायर नीचे आ गया, और जो इसके नीचे एम स्क्वायर वी स्क्वायर था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या है यहाँ पे? हमारे पास रिलेशन लेना है हमने काइनेटिक एनर्जी का, तो हम इस टर्म को इधर ले सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर जाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, चूँकि हमारे पास होती है कोई भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इस रिलेशन से देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि टोटल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो हम यहाँ पे v को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे e माइनस वी आ गया, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ गया एम वी स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे एम स्क्वायर की टर्म है, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो अब एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, इसको फर्स्ट, और फर्स्ट हो गया, और इसको कर देते हैं सेकेंड। तो पुट वैल्यू इन सेकेंड, तो सेकेंड में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर जाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ के क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 टू 8 पाई स्क्वायर जाई अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, ठीक है। ये एज इट इज़ आ गया, 4 टू 8 हो गया, और ई माइनस वी हमारे पास ऐसे आ गया। तो ये तो हो गया वन डायमेंशनल, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, जब हम 3 डायमेंशनल, देखो 1 डायमेंशनल कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन वो एक्स की ए की सिंगल वेरिएबल एक्स की रिस्पेक्ट में है। अगर हम 3 डायमेंशनल लेके चलें तो हम वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? सॉरी, यहाँ जब हम लेते हैं तो यहाँ करली की फॉर्म में लेंगे। वैसे देखो करली और डी एक तरह से डिफरेंशिएट, करली का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, टी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, इसीलिए हमने यहाँ एक तरह से इसको डिराइव करने के लिए डी में लिया है, बाद में हम इसको करली के फॉर्म में ही लिख देते हैं। तो करली स्क्वायर अपॉन, या फिर आप डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस, तो मैं करली की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इक्वेशन करली की फॉर्म में थी शुरू में, प्लस पाई 8 पाई स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो ये थी डेरिवेशन छोटी सी, और लैप्लासियन ऑपरेटर की फॉर्म में हमें लिखना हो तो हम ये लिख देंगे। तो ये थी इसकी डेरिवेशन। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम और किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी भी वेव मोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के लिए, क्योंकि हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करते हैं, तो वो मतलब श्रोडिंगर ने दी थी कि जाई जो ये मैंने आपको बताई, ये वाली साई करली स्क्वायर जाई बाई करली एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया और इसके अच्छे से नोट्स बना लिए ताकि जल्दी भी समझ आ जाए, टाइम भी कम लगे। देखो दिस इज वेव इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसीलिए देखो इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो एटम की एनर्जी है वो चेंज नहीं होती टाइम के साथ, क्योंकि इसमें एनर्जी की भी टर्म है। तो एनर्जी की टर्म टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती इस वेव इक्वेशन के अंदर, तो इसलिए इसको इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोला जाता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस वेव इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हैमिल्टन, इसको हम देखो यहाँ पे जो एच कैप है इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेसिकली है क्या? एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक ऑपरेटर है, यानी ये हमें एटम की एनर्जी के बारे में बताता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में बताता है। इसीलिए हैमिल्टन ऑपरेटर हम कह सकते हैं कि इसको इसीलिए टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। और ये सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। जब हम फर्दर इस इक्वेशन, या तो इस इक्वेशन से भी हम ये इक्वेशन पे जा सकते हैं और इससे भी इस इक्वेशन पे, लेकिन ये जो है इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है इस इक्वेशन की, और इसको जब हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास। अब इसके अंदर एक बात मैं बता दूं, जो हैमिल्टनियन कांस्टेंट है इसके अंदर एक तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है, जिसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। एक तो काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ये हैमिल्टनियन इक्वेशन हमें इसके अंदर क्या क्या है, एक तो टी कैप और प्लस वी कैप, यानी कि ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया बिटवीन दी इसके एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो उसके बीच में लगने वाली, जैसे इधर पोटेंशियल एनर्जी भी दो टाइप की, एक तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अट्रैक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, रिपल्शन वाली। तो रिपल्शन वाली होगी जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियर यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। और अट्रैक्शन वाली कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर आप कैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है, जैसे कि इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। आपको इसका जो हमको डेरिवेशन नहीं दी कि ये इससे ये कैसे आएगा, लेकिन मैं फिर भी आगे चल के थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की टर्म किस फॉर्म में आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, जो कि हमारे पास है कि एक टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स वैल्यू ऑफ ई एंड जाई वेयर ई गिव्स अस एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो मैंने आपको बताया था कि ई जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ एनर्जी किस टाइप की, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसीलिए इस ई को हम बोलते हैं अलाउड एनर्जी स्टेट, यानी कि उस स्टेट या उस ऑर्बिटल के अंदर कोई पर्टिकुलर एनर्जी की वैल्यू हमें ये ई देता है, यानी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देती है। उससे हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से दो चीज़ मिलती है, एक तो जाई और एक ई। अब जाई मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में आगे चलकर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में जाई ये देता क्या है और ये ई से कैसे रिलेट, मतलब ये दोनों आपस में कैसे रिलेट है। इसकी वैल्यू पे ये वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग होती है, यानी अगर इसकी वैल्यू ई वन होगी तो इसकी वैल्यू जाई वन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों सिर्फ सिंगल वैल्यू बढ़े, साथ साथ बढ़ेगी ये दोनों, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे, एकदम ब्रीफ में है थोड़ा। तो मैंने बताया कि वेयर ई गिव्स अस एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट, ठीक है, शायद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अलाउड एनर्जी स्टेट, इसको और क्या बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट। तो ये कुछ ऐसी बातें जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये तो समराइज किया है, अगर आप बुक में थोड़ा सा भी एफर्ट डाल के पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। तो आप ये एग्जाम में ये चीज़ें लिख सकते हो। अब सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, चूंकि हमारे बुक में मैं टॉपिक वाइज उठा रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब हम सोल्व करते हैं हमें ई मिलता है और साई मिलता है, ठीक है। अब साई की तो हमें बहुत सारी वैल्यू मिले, क्यों? क्योंकि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो एक डबल डेरिवेटिव इक्वेशन है। अब डबल डेरिवेटिव इक्वेशन के हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो साई की हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आएगी जब हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन साई की हमें कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, उसके लिए 5 कंडीशंस मैंने समराइज करके लिखी है। तो वो जानने के लिए बस ये हमें कंडीशन देगी कि हम साई की कौन सी वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू तो ये कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी कि एक पॉइंट किसी भी स्पेस में, यहाँ पे अब एटॉमिक स्पेस की बात की गई है, हमारे स्पेस की एटॉमिक स्पेस की, यानी एटम भी तो किसी पर्टिकुलर स्पेस के अराउंड फैला होगा। तो एक एटॉमिक स्पेस आप बोल सकते हैं एट वन पॉइंट इन स्पेस ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल, ठीक है। तो एक तो साई की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक पॉइंट के ऊपर दो वैल्यू नहीं हो सकती। और जो है साई की फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एटम भी तो एक फाइनाइट है ना, एटम तो इनफाइनाइटली कहीं भी नहीं फैला हुआ, एटम एक फाइनाइट स्पेस के अंदर फैला हुआ, इसलिए साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन स्पेस, मींस कांट चेंज सडनली फ्रॉम वन पॉइंट टू इट्स नेक्स्ट पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे हमने साई की वैल्यू देखी, उसी के चारों तरफ साई की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि एक पॉइंट पर उसी मतलब आप स्पेस में चलते चलते उसी डायरेक्शन के अंदर आप दूसरे पॉइंट पे कह दो कि साई की दूसरी वैल्यू है, ऐसा नहीं। साई की वैल्यू कंटिन्यूस होनी चाहिए एट ऑल पॉइंट इन स्पेस। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज। अब ये जो चीज़ है फोर्थ पॉइंट, ये नॉर्मलाइज वेव इक्वेशन, अब मैं आपको पता लग जाए कि साई को हम नॉर्मलाइज क्यों कह रहे हैं, कि नॉर्मलाइज क्यों होना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा सा दिमाग से निकाल दो, बस याद कर लो कि साई मस्ट बी नॉर्मलाइज, और आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे, आगे टॉपिक है 2 मिनट बाद ही। और फिफ्थ पॉइंट है कि साई मस्ट बी जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर साई की वैल्यू जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस, इन्फिनिटी यानी लार्ज डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पे इस साई की एकदम वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि एटम कहीं तो खत्म होगा ना, क्योंकि एटम फाइनाइट है, अगर एटम फाइनाइट है इन्फिनिटी, यानी कि आप समझो लार्ज वैल्यू के ऊपर साई की वैल्यू एकदम छोटी होगी, ठीक है। जैसे मान लो लार्ज ले ली हमने यहाँ तक, यहाँ पे एकदम छोटी वैल्यू होगी साई की, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन कम होगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं बोल रहा, मतलब यहाँ पे क्योंकि साई हमें इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ कुछ बातें बताता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कौन देता है? साई स्क्वायर, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो लार्जर डिस्टेंस के ऊपर जो है इन्फाइनेटली डिस्टेंस के ऊपर, ये तो लार्ज डिस्टेंस हो गया, और इन्फाइनेटली डिस्टेंस के ऊपर तो साई तो जीरो होना चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि एटम फाइनाइट है। अगर इन्फाइनाइट पे भी साई की कुछ वैल्यू हुई, इन्फाइनाइट पे अगर साई की कुछ वैल्यू हुई, यानी एटम तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, फिर तो हर जगह हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है ये पॉइंट कि साई मस्ट बी जीरो एट इन्फिनिटी, और साई की वैल्यू जो है वो कोरस्पॉन्ड होनी चाहिए ई के, अलाउड एनर्जी स्टेट के, ठीक है। जब हम ई की वैल्यू निकालते हैं तो इसी के साथ साथ साई की वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्ड का मतलब है कि साथ साथ, ठीक है, यानी जैसे जैसे ई की वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके साथ साथ साई की वैल्यू के साथ ये चेंज आपस में ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लो न्यूक्लियस के इतने डिस्टेंस पे अगर यहाँ अलाउड एनर्जी स्टेट की वैल्यू E1 है, यानी यहाँ पे अलाउड एनर्जी स्टेट नाम से पता लग रहा है कि जैसे इस स्टेट के अंदर या इस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा वो अलाउड एनर्जी स्टेट, इसलिए कहा गया इसको। तो ई देगा, यानी मान लो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू E1 है, तो यहाँ साई 1 वैल्यू है मान लिया हमने, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू E2 है तो इसकी वैल्यू साई 1 नहीं रहेगी, साई 2 होगी, यानी कोरस्पॉन्डली चेंज होगी, ठीक है। तो ये कहना चाहता था मैं, बाकी इसकी इतनी डेप्थ में मत जाना। वे अब यहाँ पे एक बात, एक आपको टर्म मिलेगी बुक के अंदर, ईगन वैल्यू और ईगन फंक्शन करके। तो ई को यहाँ पे ईगन वैल्यू कहते हो, साई को बोलते हैं ईगन फंक्शन, यानी ठीक है। तो जब हम उसको सोल्व करते हैं तो हमें सिर्फ साई की वैल्यू नहीं मिलती, साथ साथ ई की वैल्यू मिलती है। अब साई की वैल्यू, जैसे मान लो हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व कर दिया, साई की वैल्यू निकाली, और साई की मैंने आपको बता दी कंडीशन कि हमें कौन सी वैल्यू लेनी। अब उस कंडीशन को अप्लाई करके हमने साई की वैल्यू निकाली, तो उस वैल्यू के कोरस्पॉन्ड हम एनर्जी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है, तो एक दूसरे के साथ साथ चेंज होती है, ठीक है। तो इसीलिए बस इनको नाम दे दिया कि इसको हम ईगन वैल्यू बोलते हैं, और इस ईगन वैल्यू और साई को बोलते हैं ईगन फंक्शन, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या होता है ईगन फंक्शन का? एज वेव फंक्शन इज कोरस्पॉन्ड, वेव फंक्शन यहाँ जाई है, जाई को वेव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एज वेव फंक्शन इज कोरस्पॉन्ड टू वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। हेंस इट गिव्स अस और रिप्रेजेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्योंकि ई हमें देता है, मैंने आपको बताया ई हमें और एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, तो अगर ई एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में बताएगा हमें, तो जो वेव फंक्शन है वो इसके कोरस्पॉन्ड होगा, यानी ईगन फंक्शन। अगर मैं यहाँ वेव फंक्शन बोल रहा हूँ, जाई की बात कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि साई को हम जो है वेव फंक्शन भी बोलते हैं। या फिर अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो एक बार आप सिग्निफिकेंस पढ़िए साई और साई स्क्वायर का, या फिर अब मैं आपको पहले एक बार ये टॉपिक बताता हूँ, फिर इसकी तरफ वापस चलते हैं। देखो साई हमारे पास क्या होता है, साई स्क्वायर, ये दोनों टर्म जाननी जरूरी है ऊपर की चीजें समझने के लिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एनर्जी स्टेट दैट इज इन एनी ऑर्बिटल, ठीक है, द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्ड टू इट कंटेन ऑल इन्फो अबाउट द इलेक्ट्रॉन। अब ये बात जानने की है कि मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था कि साई हमें एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये नहीं बताता। सिर्फ साई हमें ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी मतलब कि इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे देगा कि भैया इस एनर्जी अलाउड एनर्जी स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा, या फिर इस एनर्जी स्टेट के अंदर है, इस ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। बस उसकी इंफॉर्मेशन देगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ कैसा है, और वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के। अब आपको बात समझ आई कैसे, ठीक है। यानी कि साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है अपने अंदर, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन रखता है। और साई एक तो क्या बताता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने वेव एज अ वेव एसोसिएट किया है। अब एक ये चीज़ बताता है, इसीलिए साई को हम बोलते हैं वेव फंक्शन, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड देता है इलेक्ट्रॉन वेव की। लेकिन साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर, ठीक है, जो कि इसका स्क्वायर ऑफ साई, अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर करते हैं तो उसका एक सिग्निफिकेंस और वो है कि वो हमें देता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है साई स्क्वायर। एनर्जी ई हमें क्या देता है? अलाउड एनर्जी स्टेट यानी ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन, और साई हमें क्या देता है? उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यानी ई और साई हमें, ई तो हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, साई हमें बताता है उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें क्वांटम नंबर्स के फॉर्म में भी दिखने को मिलती है। एनएलएम भी पढ़ते हैं उसका स्पिन कैसा है, ठीक है, वो कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, या फिर उसका शेप कैसा है, ठीक है। तो ये सब वो साई देता है। अब हमने ये बता दें कि मैंने जो वेव फंक्शन साई है वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी ई के, यानी जो ईगन वैल्यू की वैल्यू होगी, ईगन वैल्यू से हमें पता लगेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, कौन सा है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेव फंक्शन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। अगर आपको एक नंबर में वैसे पूछा नहीं जाता, ये मैंने बस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया। अब एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजनिक एटम, ठीक है। जब हमने अप्लाई की हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजनिक एटम के ऊपर, यानी एच एटम के ऊपर, तो एक टॉपिक का छोटा सा ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर बस ये, इसके अंदर बस देखो पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये टर्म लिख दी। क्यों लिख दी? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज होता है प्लस जेड, ठीक है। ये हम एक उसके एटम के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लस जेड चार्ज हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज कितना होता है? माइनस का ई, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 बाई आर हो गया डिस्टेंस एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। तो यहाँ पे इसको तो हटा दिया हमने कांस्टेंट को, क्योंकि कांस्टेंट नहीं लेना, ठीक है। तो ये हो गया माइनस जेड ई स्क्वायर, ये माइनस भी है यहाँ अपॉन आर, ठीक है। फॉर हाइड्रोजन एटम हम जेड की वैल्यू 1 ले सकते हैं, लेकिन बुक में क्योंकि इस फॉर्म में दोगे तो इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो बस V की जगह V क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने बस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया। देखो यहाँ पे था ई माइनस का V, तो माइनस यहाँ है और एक माइनस इधर भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ प्लस का निशान, प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी, ठीक है। अगर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हाइड्रोजन एटम पे लगाया तो हमें इसकी एनर्जी स्टेट के बारे में भी पता लगा है, एनर्जी स्टेट के बारे में पता लगा। यानी अब मैं ये देखो बुक में से बताता हूँ थोड़ा सा छोटा सा ये देखो कि इसके अंदर लिखा गया कि व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाज सोल्व्ड फॉर हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम के लिए सोल्व किए लगाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हमें जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ये मिला।
जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई किया हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी हाइड्रोजन के लिए सब कुछ वैल्यू पुट की, तो हमें एनर्जी का जो है जनरल फॉर्मूला ये मिला, nth ऑर्बिट के अंदर, nth ऑर्बिटल कह सकते हो इधर आप, क्योंकि एनर्जी लेवल्स की बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो आप, अगर आपको देखा देखा लग रहा है तो ये बोहर्स के एक्जैक्टली अलाउड एनर्जी स्टेट एज ऑब्टेन फॉर बोर्स, बोहर्स मॉडल के अंदर जो हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल का फॉर्मूला दिया गया था उसी जैसा है ये फॉर्मूला, ये देखो सेम है। तो इसीलिए जब हम कह सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है एक्जैक्टली तो बोहर्स के ही मेथड पे चल रही है, लेकिन बस कुछ करेक्शंस कर रही है, यानी कि बोहर्स ने भी अपनी तरफ से कुछ सही बताया था, और जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जिसके अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बताती है एटम के बारे में, यानी वो भी सही ही है, क्योंकि बोहर्स ने कुछ बातें तो सही बताई थी, यानी अब तो ये भी चल रहा है, ठीक है। यानी वेव नेचर को कंसीडर करते हुए भी हम एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बस आपको यही देखना, इसमें ज़्यादा नहीं जाना डीप। अब हमें पढ़ना है कि नॉर्मल और ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है। तो छोटा सा टॉपिक है और इसके बस आपको कंडीशन जाननी है, इसकी डेप्थ में नहीं जाना। तो नॉर्मल एंड ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल, ये फर्स्ट वाला है जो कि नॉर्मल वेव फंक्शन, नॉर्मल वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन के नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर हम साई की टर्म लेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन साई होता है, ठीक है। इसके अंदर हम सिंगल वेव फंक्शन लेंगे, सिंगल यानी जैसे ऑर्थोगोनल में हम लेते हैं डबल, मतलब दो डिफरेंट वैल्यू वेव फंक्शन, साई 1 साई 2 करके हम दो डिफरेंट वैल्यू, इसके अंदर हम सिंगल वैल्यू से काम चलाते हैं। कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज कब होता है, जब उसका इंटीग्रेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेव फंक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शंस जो ये साई स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि साई नहीं लेंगे, इधर साई स्क्वायर लेंगे। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी वेव फंक्शन का स्क्वायर देखें और उसका हम इंटीग्रेशन करते एक 3D स्पेस के अंदर, तब यहाँ dx dy dz लिया गया, और होल स्पेस के अंदर यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरे स्पेस के अंदर हो गया इंटीग्रेशन, तब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। तो अगर उसकी वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो साई को हम जो क्या कहेंगे, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ये कंडीशन है, ये आपको एज इट इज याद करनी है। अब यहाँ पे साई स्क्वायर को खोल के इन्होंने साई इंटू ये साई का कंजुगेट लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बताता तो प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी बताता और ये भी प्रोबेबिलिटी बताता। तो आप बुक में कोडिंग आप ये भी लिख देना आगे, dx dy dz तो इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे जो साई की वैल्यू तो वो एन इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो यूनिटी आ गया। अगर हमारे पास यूनिटी ना आके सपोज कर लिया कि मैंने साई स्क्वायर dx dy dz इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, मैंने कांस्टेंट सपोज कर लिया, जरूरी नहीं कि नॉर्मलाइज वेव फंक्शन सिर्फ साई होगा। मैं इस बात से आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ साई को ही वेव फंक्शन नहीं कहते, साई को ही नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं कहते। सपोज हमारे पास इधर 1 ना होगा, इधर एन स्क्वायर है, तो अगर यहाँ 1 बनाना है ताकि हम इस साई स्क्वायर को नॉर्मलाइज कर सके, साई को नॉर्मलाइज कर सके, तो हम इस साई को मॉडिफाई कर सकते हैं एन साई के साथ, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पे साई स्क्वायर था तो यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया, एन साई इंटू एन साई, तो यहाँ साई स्क्वायर आ गया और इधर एन स्क्वायर आ गया, और तो फिर ये आपस में कट गए, ठीक है। कैसे, एन साई इंटू एन साई, कि मैंने इस इक्वेशन में देख लो या यहाँ स्टार ले लो, तो ये एन एन कॉमन आ गया और dx dy dz है ही साथ में इक्वल टू एन स्क्वायर है, तो यहाँ से एन इंटू एन स्क्वायर कॉमन आ गया, वो यहाँ पे कट गया तो इधर फिर से 1 आ गया, तो फिर से नॉर्मलाइज हो गया। यानी हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी ये बात दी गई है लास्ट के अंदर। बस आपको इधर कंडीशन क्या याद रखनी है, ये वाली कंडीशन, किसी भी वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज तब बोलते हैं जब उसकी प्रोबेबिलिटी dx dy dz के अंदर 1 हो। अब ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन क्या होता है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के अंदर दो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं वेव फंक्शन की, ठीक है, हैविंग इंडिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, यानी साई 1 साई 2 आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होती, इनकी पर्टिकुलर वैल्यू अपनी खुद की होती है। ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के अंदर क्या होता है, साई 1 और साई 2 अगर ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन कहलाना चाहते हैं तो वो उनको मस्ट भी नॉर्मलाइज भी होना चाहिए एज वेल एज ऑर्थोगोनल भी होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइज की कंडीशन ये होती है, ऑर्थोगोनल की कंडीशन ये होती है। बस आपको इतना ही याद रखना है, नॉर्मलाइज के अंदर भी कंडीशन याद रखनी है, वही पेपर में लिखनी है, और ऑर्थोगोनल में भी कंडीशन याद रखनी है और बस वही पेपर में लिखनी है। यानी साई 1, अब देखो नॉर्मलाइज के लिए पहले हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो यहाँ पे साई 1 इंटू साई 1 जो कंजुगेट, ठीक है, यहाँ पे साई 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, dx dy dz पूरे तीनों डायमेंशन में 1 हो गया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। वैसे साई 2 को भी इधर नॉर्मलाइज कर दिया, ये कंडीशन लगा दी, नॉर्मलाइज हमने कह दिया, ठीक है। तो अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन, अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई 1 इंटू साई 2 का कंजुगेट, अब यहाँ कंजुगेट इसका लेना है साई 2 का, तीनों स्पेस में इक्वल टू 0 आना चाहिए इधर, और इस यहाँ पे इस केस में फिर हमने साई 1 का कंजुगेट ले लिया और साई 2 एज इट इज ले लिया, फिर 3 डायमेंशन में इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये 4 कंडीशन होगी तो साई 1, यानी अगर ये 4 इक्वेशन फॉलो हो रही है तो साई 1 और साई 2 को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो ये इसकी छोटी सी वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, जो ये पूरा हो जाएगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 हमने स्टार्ट किया था वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हो जाएगा।